गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। और ये 5th वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। द टॉपिक विल बी चंद्रमा की संरचना, उसकी स्थलाकृति और उसकी समान इंट्रोडक्शन। चंद्रमा की घाटियों में सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण घाटी कौन सी है? तो अल्पाइन घाटी। चंद्रमा की घाटियों में सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट घाटी कौन सी है? अल्पाइन घाटी, अल्पाइन वैली। चंद्रमा के धरातल की संरचना पे सर्वाधिक भाग 58% किस तत्व का है? तो वो ऑक्सीजन का है। मतलब चंद्रमा पे ऑक्सीजन है भरपूर मात्रा में, पर जलवायु और जलमंडल ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? सिलिकॉन 20%। चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के अतिरिक्त चंद्रमा पर किन अन्य तत्वों के मिश्रण पाए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के अतिरिक्त चंद्रमा पर क्या क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और टाइटेनियम, ये सारे चंद्रमा पे पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सौरमंडल के किस पिंड को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए तो यहाँ पे लोहा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ये सब पाया जा रहा है। जीवाश्म से ही तो मतलब बहुत करोड़ों वर्षों से जब कोई पदार्थ सड़ गल जाता है तो ये सारे पदार्थ बनते हैं। तो चंद्रमा पर ये सारे मात्रा में, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी मापी गई है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,365। मतलब इतना दूर जाएंगे तो चंद्रमा से मिल पाएंगे हम। 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर चल के हम चंद्रमा से मिल पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन में चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करता है? तो दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाता है? तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नक्षत्र मास के दौरान चंद्रमा किसका एक चक्कर पूरा करती है? नक्षत्र मास के दौरान चंद्रमा किसका एक चक्कर पूरा करती है? तो नक्षत्र मास के दौरान चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा का परिक्रमा करती है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर सूर्य के संदर्भ में एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। चंद्रमा लूनर मॉथ, चंद्रमास जिसे लूनर मॉथ बोलते हैं, या सिनोडिक मास की अवधि कितनी होती है? तो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। चंद्रमास या सिनोडिक मास की अवधि कितनी होती है? चंद्रमास या सिनोडिक मास की अवधि 29 दिन 12 घंटा 40 मिनट। 29 दिन 12 घंटा 40 मिनट होता है। एक चंद्रवर्ष में कुल कितने चंद्रमास शामिल होते हैं? एक चंद्रवर्ष में कुल 12 चंद्रमास शामिल होते हैं। एक चंद्रवर्ष में कुल कितने चंद्रमास शामिल होते हैं? 12 चंद्रमास। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी होती है? चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की बात करें तो 4,07,000 किलोमीटर। 4,07,000 किलोमीटर। ऐसे तो 3,84,365 किलोमीटर बताया गया था, लेकिन अधिकतम दूरी की बात करें तो 4,07,000 किलोमीटर होता है। खगोल विज्ञान में चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू या अपोजी। खगोल विज्ञान में चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी खगोल विज्ञान में चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू या अपोज। खगोल विज्ञान में चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, खगोल विज्ञान में चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी की स्थिति को कहते हैं अपभू या पेरिजी बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीजीगी, युक्ति, व्युक्ति और ग्रहण। सीजीगी, युक्ति, व्युक्ति या ग्रहण टॉपिक है ये। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी तक सीधे रेखा में होता है तो इस भौगोलिक स्थिति को क्या कहते हैं? इस भौगोलिक को कहते हैं सीजीगी, युक्ति, व्युक्ति। जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी
पर सीधी रेखा में होती है तो इस भौगोलिक स्थिति को बोलते हैं सीजिगी युक्ति व्युक्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सीजिगी या युक्ति व्युक्ति की स्थिति किस तिथि को बनती है तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को। सीजिगी या युक्ति व्युक्ति की स्थिति किस तिथि को बनती है तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी युक्ति व्युक्ति के अंतर्गत आने वाली प्रथम स्थिति को क्या कहते हैं युक्ति। युक्ति व्युक्ति के अंतर्गत आने वाली प्रथम स्थिति को कहते हैं युक्ति कंजक्शन। युक्ति बोलते हैं प्रथम स्थिति को युक्ति मतलब कंजक्शन की स्थिति में कौन सा आकाशीय पिंड मध्य में होता है तो चंद्रमा। मध्य पिंड में होता है चंद्रमा। सूर्य तथा पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सकता है युक्ति कंजक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जब सूर्य और चंद्रमा पर सीधा रेखा सूर्य एवं चंद्रमा पर सीधा रेखा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो वह कौन सा स्थिति होता है युक्ति कंजक्शन। जब सूर्य एवं चंद्रमा का सीधा रेखा में पृथ्वी के एक ही ओर होता है तो वो क्या कहलाता है युक्ति कंजक्शन कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंजक्शन की स्थिति हमेशा किस दिन बनती है तो वह स्थिति जो है अमावस्या के दिन बनती है। कंजक्शन की स्थिति हमेशा किस दिन बनती है कंजक्शन की स्थिति जो है हमेशा अमावस्या न्यू मून के दिन बनती है। अमावस्या को न्यू मून बोलते हैं। जब नया मून बनता है अमावस्या के दिन तो उस दिन युक्ति की स्थिति बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमावस्या या युक्ति की स्थिति में पृथ्वी पर कौन सी दो प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है तो उस दिन बृहद ज्वार और सूर्य ग्रहण होता है। बृहद ज्वार और सूर्य ग्रहण। युक्ति मतलब अमावस्या की स्थिति में पृथ्वी पर कौन सी दो प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है तो बृहद ज्वार और सूर्य ग्रहण। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सूर्य ग्रहण हमेशा किस भौगोलिक घटना के दौरान घटता है। सूर्य ग्रहण कब होगा जब युक्ति या अमावस्या के समय में। अमावस्या के समय को ही युक्ति बोलते हैं तो अमावस्या के समय में सूर्य ग्रहण होगा। किस स्थिति में समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक होती है तो युक्ति यानी अमावस्या की स्थिति में। सारा आंसर युक्ति अमावस्या जा रहा है। समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक होता है युक्ति अमावस्या के दिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन युक्ति व्युक्ति के अंतर्गत आने वाली दूसरी स्थिति को क्या कहते हैं वियुक्ति। पहली स्थिति है युक्ति दूसरी स्थिति हमारी वियुक्ति ऑपोजिशन। वियुक्ति की स्थिति में कौन सा आकाशीय पिंड मध्य में स्थित होता है तो पृथ्वी जो होता है सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आ जाती है उसे कहते हैं ऑपोजिशन वियुक्ति बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होती है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में सूर्य चंद्रमा होती है तो उसे क्या कहते हैं उसे वियुक्ति बोलते हैं ऑपोजिशन बोलते हैं। पृथ्वी के पीछे मतलब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के पीछे उसे बोलते हैं वियुक्ति। वियुक्ति की स्थिति हमेशा किस तिथि को होती है तो पूर्णिमा। युक्ति की स्थिति अमावस्या को होती है तो वही वियुक्ति की स्थिति किस दिन होता है तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की वियुक्ति स्थिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है हार्वेस्ट मून के नाम से। उसे न्यू मून के नाम से जाना जा रहा था इसे हार्वेस्ट मून की। वियुक्ति की स्थिति मतलब पूर्णिमा के दिन जो वियुक्ति बनता है उसको क्या कहते हैं हार्वेस्ट मून बोलते हैं। चंद्र ग्रहण जिसे लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं लूनर एक्लिप्स हमेशा किस विशेष खगोलीय स्थिति में लगता है वियुक्ति यानी पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण लगता है हमेशा युक्ति मतलब कि अमावस्या के दिन। वही चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है ऑपोजिशन यानी पूर्णिमा के दिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब टॉपिक बोली चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ द मून। चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ द मून। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की बदलती हुई स्थितियों के कारण क्या दृश्यमान होता है तो चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ द मून। चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ द मून। चंद्रमा की कलाएं फेज ऑफ द मून। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की बदलती हुई स्थितियों के कारण क्या दृश्यमान होता है तो चंद्रमा की कलाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खगोल विज्ञान में अमावस्या को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है वियुक्ति कहा जाता है। अमावस्या को कहते हैं युक्ति। अमावस्या को युक्ति कहते हैं और पूर्णिमा को बोलते हैं वियुक्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमावस्या के कितने दिनों के बाद चंद्रमा की स्थिति अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देती है तो 3 या 3/4 दिन के बाद 3.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिनों के बाद चंद्रमा की स्थिति अर्धचंद्र। अमावस्या में क्या होता है अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होता है। बोल रहे अमावस्या के कितने दिन के बाद चंद्रमा की स्थिति अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है तो 3.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिनों के बाद चंद्रमा की स्थिति अर्धधाद्र कहलाती है तो
या 1/4 दिन के बाद। अमावस्या के 11.5 दिन के बाद, मान लो 11 दिन ऐसे कुछ करके। अमावस्या के कितने दिनों के बाद चंद्रमा की स्थिति ये अर्धचंद्राकार था जो कि 3.5 दिन में दिख रहा है। क्रिसेंट है जो कि 3.5 दिन में दिख रहा था। गिब्बस मतलब अर्धार्ध है जो 11 दिन में दिख रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमावस्या के कितने दिनों के पश्चात, अमावस्या के कितने दिनों के पश्चात पूर्णमासी की स्थिति बनती है। अमावस्या के कितने दिनों के बाद पूर्णमासी की स्थिति बनती है, तो 14.5 दिन के बाद। 14.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिन के बाद पूर्णमासी, फुल मून, पूर्णमासी मतलब पूरा मून, पूर्णमासी, पूर्ण मून को फुल मून को बोलते हैं। पूर्णमासी किस दिन बनता है, 14.5 दिन के बाद। अमावस्या के 14.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिनों के पश्चात चंद्रमा तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वार्टर में पहुंचता है, तो 18.5 दिन के बाद। 18.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने, अमावस्या को चंद्रमा से रिलेट क्यों करें भाई, ये तो पूर्णिया चंद्रमा से रिलेट होना चाहिए। अमावस्या को तो सूर्य से रिलेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा को रिलेट कर रहा है हर जगह, तो ये लोग जाने, मुझे तो पढ़ना है बस। अमावस्या को कितने दिनों के पश्चात चंद्रमा तृतीय चतुर्थ में पहुँचता है, 18.5 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिनों के पश्चात पुनः अर्धचंद्रन क्रिसेंट की स्थिति बनती है, तो 26 दिन के बाद। अमावस्या के कितने दिन के बाद पुनः अर्धचक्रण बनता है, तो 26 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद चंद्रमा की स्थिति पुनः अमावस्या के रूप में बदल जाती है, कितने दिनों के बाद जो चंद्रमा की स्थिति पुनः अमावस्या में बदल जाती है, तो 29 दिन के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के लगातार आकार बदलने की अवधि को क्या कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के लगातार आकार बदलने की स्थिति को वर्धमान चंद्रमा या शुक्ल पक्ष, वैक्सिंग मून बोलते हैं। वर्धमान चंद्रमा या शुक्ल पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा के लगातार बदलते हुए आकार के कारण लगातार आकार बढ़ने की अवधि को कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की अवधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राइट फॉर नाइट। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा जो है तो चमकीला दिखाई देती है। शुक्ल पक्ष की अवधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राइट फॉर नाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब इंजोरिया रात। कब, शुक्ल पक्ष में होता है। पूर्णिमा से अमावस्या, पहले अमावस्या से पूर्णिमा था, पूर्णिया से अमावस्या के मध्य की अवधि को क्या कहते हैं, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा की अवधि, अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर चलेंगे तो उसे शुक्ल पक्ष कहेंगे। फिर से अमावस्या से फिर पूर्णिमा में चलेंगे, ठीक है। अमावस्या से फिर पूर्णिमा से अमावस्या में चलेंगे तो उसे कृष्ण पक्ष बोलेंगे। जब पूर्णिमा पहले आ गए तो उसे कृष्ण पक्ष बोलेंगे। क्या ऐसे याद रखते हैं, क्या कृष्ण जी पूरा भगवान थे, जी हाँ, तो पूर्णिया से स्टार्ट होगा कृष्ण पक्ष। डार्क फॉर नाइट, कृष्ण पक्ष अंधकार, इसलिए हम कृष्ण पक्ष को मतलब ऐसे बोल सकते हैं डार्क, क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो सांवले थे, तो उसे हम डार्क से रिलेट कर सकते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाने पर चंद्रमा के घटते आकार की अवधि को क्या कहा जाता था, छिन्नमान या शुक्ल पक्ष, छिन्नमान या शुक्ल पक्ष बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण पक्ष के दौरान अमावस्या के 26 दिन बाद बनने वाली चंद्रमा की स्थिति क्या कहलाती है, उसे कहते हैं छिन्नमान या अर्धचंद्र। वार्निंग छिन्नमान या अर्धचंद्र, वार्निंग क्रिसेंट। पूर्णिया के 18.5 दिन के बाद, पूर्णिया के 18.5 दिन के बाद की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, पूर्णिया के 18.5 दिन के बाद की स्थिति को छिन्नमान या अर्धधाध्य, छिन्नमान या अर्धधार्ध के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चंद्रमा के आकार का क्रमशः बढ़ना और क्रमशः घटना सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, उसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की एक कला है, किसी का गुण होता है ना, तो चंद्रमा का ये गुण है। चंद्रमा के आकार में क्रमशः वृद्धि किस पक्ष की विशेषता है, बढ़ रहा है, मतलब शुक्ल पक्ष की ओर, घटेगा तो कृष्ण पक्ष की ओर। चंद्रमा के आकार में घटता है तो कृष्ण पक्ष की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सुपर मून क्या है, तो सुपर मून किस प्रकार की घटना है, एक खगोलीय घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है सुपर मून। चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करने का मार्ग कैसा है, जिसके कारण दोनों की दूरी बदलती रहती है दीर्घवृत्ताकार परिपथ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मून की दशा में चंद्रमा पृथ्वी के संदर्भ में किस स्थिति में होता है, सुपर मून की दशा में चंद्रमा पृथ्वी की किस स्थिति में, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। सुपर मून की दशा में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मून की स्थिति को तकनीकी या खगोलीय भाषा में और क्या कहा जाता है, पेरिजी या फुल मून। सुपर मून की स्थिति में तकनीकी या खगोलीय भाषा में और क्या कहा जाता है, पेरिजियम
फुल मून, पेरिजी या फुल मून। सुपर मून की स्थिति को तकनीकी या खगोलीय भाषा में और क्या कहा जाता है? पेरिजी या फुल मून कहा जाता है। सुपर मून के समय चंद्रमा समान पूर्णिमा की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बड़ा दिखाई देता है? सुपर मून के समय चंद्रमा समान पूर्णिमा की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक बड़ा दिखाई देता है? तो 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर मून के समय चंद्रमा सामान्य से कितना प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देता है? तो 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। किस विशेष खगोलीय स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पेरिजी पर स्थित होता है? सुपरनोवा की स्थिति में। सुपरनोवा की स्थिति में जो है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पेरिजी की स्थिति पर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून। अब पहले सुपर मून देखें, अब ब्लू मून को देखेंगे। खगोलीय विज्ञान के अनुसार ब्लू मून किसे कहा जाता है? ब्लू मून जो है वो किसी कैलेंडर माह में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून किसे कहा जाता है? किसी कैलेंडर माह में आने वाली दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होने का मुख्य कारण क्या है? एक महीना में हर महीना पूर्णिमा और अमावस्या आता है, ठीक है। अगर एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 2 पूर्णिमाओं के मध्य का समय अंतराल 30 से 31 दिन से कम होना। चंद्रमास की अवधि समानता कितने दिनों की होती है? 29.5 दिन, लगभग 30 दिन। चंद्रमास की स्थिति कितना होता है? 29.5 दिन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या ब्लू मून की घटना का चंद्रमा के नीले ग्रह से कोई प्रत्यक्ष संबंध है? नहीं, इसका नीले ग्रह पृथ्वी से कोई भी संबंध नहीं है। वर्ष में किस महीने में कभी भी ब्लू मून की घटना घटित नहीं होती? फरवरी के महीने में, क्योंकि वो तो 28 से 29 दिन का है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब पूर्णिया जो है एक मंथ में 2 बार हो जाता है उसे तो ब्लू मून बोलते हैं। और फरवरी में नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 28-29 दिन का ही है, एक महीना भी वो अच्छा से नहीं है। औसत गणना के अनुसार ब्लू मून जैसे खगोलीय घटनाओं की पुनरावृत्ति कितने वर्ष के बाद होती है? वो हर महीने भी नहीं दिखाई देते, 2 से 2.5 वर्ष के बाद ब्लू मून की स्थिति कभी कभी दिखती है। यदि किसी विशेष वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है? उस वर्ष को कहा जाता है ब्लू मून ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाल के इतिहास में किस वर्ष को ब्लू मून ईयर के रूप में दर्ज किया गया? 2018 में ब्लू मून ईयर को देखा गया, 2018 में। द नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड मून। बाप रे, सुपर मून देख लिया, ब्लू मून देख लिया, ब्लड मून क्या है? ब्लड मून पेज के निचले भाग के शीर्ष में उल्लेखित तीसरी प्रमुख विशिष्ट खगोलीय घटना कौन सी है? ब्लड मून है, ब्लड मून, इसलिए तो रेड से इसको कलर करते हैं हम। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले फॉसिल प्लानेट जीवाश्म ग्रह शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है वायुमंडल विहीन और प्राचीन अपरिवर्तनीय संरचना के कारण से जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। अल्पाइन घाटी की भौगोलिक अवस्थिति सौरमंडल की किस आकाशीय पिंड से संबंधित है? चंद्रमा से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का टाइटेनियम और मैग्नीशियम युक्त मिश्रणों की उपस्थिति इसकी किस विशेषता को दर्शाता है? तो इसकी धात्विक और भूगर्भिक समृद्धता को दिखाता है। चंद्रमा के टाइटेनियम और मैग्नीशियम युक्त मिश्रणों की उपस्थिति इसकी किस विशेषता को दर्शाता है? इसकी धात्विक और भूगर्भिक समृद्धता को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी के मतलब भू या पेरिजी न्यूनतम दूरी के समय कौन सा विशिष्ट मून देखा जाता है? तो सुपर मून। सिनोडिक मास जिसे चंद्रमास और नक्षत्र मास की समयावधि में लगभग कितने दिनों का अंतर होता है? 2.2 दिन का अंतर होता है। सिनोडिक मास जिसे चंद्रमास बोलते हैं और चंद्रमास और नक्षत्र मास की समयावधि में लगभग कितने दिनों का अंतर होता है? 2.2 दिन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय प्रकाश की किस गति पर निर्भर करता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति पर। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग लगने वाला जो समय है प्रकाश की किस गति पर निर्भर करता है? 3 लाख किलोमीटर या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उपस्थिति में युति मतलब कंजक्शन की क्या भूमिका है? ज्वार भाटा की उपस्थिति में जो है इस समय सूर्य और चंद्रमा के एक ही दिशा में होने से गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर बृहद ज्वार बनाते हैं। ज्वार भाटा की उपस्थिति में ज्वार भाटा की जब उत्पत्ति होती है उसमें युक्ति मतलब कि कंजक्शन पहला पार्ट की क्या भूमिका होती है? इस समय सूर्य और चंद्रमा के एक ही दिशा में होने से गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर बृहद ज्वार बनाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वियुक्ति ऑपोजिशन के समय सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का कोणीय संरेखण कितना होता है? 180 डिग्री। एक सीधी रेखा में पृथ्वी बीच में होती है। द
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्राइट फॉर नाइट किस पक्ष की व्यवहारिक वैकल्पिकता है? तो वो है शुक्ल पक्ष की, क्योंकि रातें धीरे धीरे अधिक उजली होती जाती है शुक्ल पक्ष में। डार्क फॉर नाइट वो पूर्ण अंधकार या अमावस्या की ओर, पूर्ण अंधकार या अमावस्या की ओर। डार्क फॉर नाइट अवधि में चंद्रमा का दृश्य भाग किस ओर अग्रसर होने लगता है? पूर्ण अंधकार मतलब अमावस्या की ओर। चंद्रमास 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट की गणना किस आकाशीय पिंड के सापेक्ष की जाती है? सूर्य के संदर्भ में। नक्षत्र मास की गणना किसके संदर्भ में की जाती है? तो सुदूर तारों या अंतरिक्ष के एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में। नक्षत्र मास की गणना किसके संदर्भ में की जाती है? सुदूर तारों या अंतरिक्ष के एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चंद्रमा का कक्षा का झुकाव पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष होने के बावजूद सिजिगी कब मिलती है? चंद्रमा की कक्षा का जो झुकाव है पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष होने के बावजूद सिजिगी कब बनती है? तो ये बनती है जब चंद्रमा अपने कक्षीय नोट्स पर पृथ्वी और सूर्य के संरेखण में आता है। चंद्रमा अपने कक्षीय नोट्स पर पृथ्वी और सूर्य के संरेखण में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पेरिजी फुल मून सुपर मून के समय चंद्रमा की चमक में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी से दूरी कम होने के कारण। पृथ्वी से दूरी कम होने के कारण परावर्ती और प्रकाश का अधिक सघन होना। पेरिजी जिसे फुल मून कहते हैं, सुपर मून के समय चंद्रमा की चमक में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी से दूरी कम होने के कारण परावर्तित और प्रकाश का अधिक सघन प्राप्त होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक सामान्य कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी बार ब्लू मून की स्थिति बन सकती है? 2 बार। समान एक या विशेष स्थिति में 2 बार। फरवरी में ब्लू मून्स ना होने का गणितीय कारण क्या है? अच्छा, अब इसमें बताएगा फरवरी की अवधि 28 से 29 दिन में पूर्णिमाओं के न्यूनतम चक्र 29.5 दिनों का कम से कम होती है, इसलिए। हार्वेस्ट मून का संबंध मुख्य रूप से किस तिथि से जुड़ा होता है? तो वो है व्युक्ति अर्थात पूर्णिमा की तिथि से। हार्वेस्ट मून का संबंध व्युक्ति अर्थात पूर्णिमा से। चंद्रमा के धरातल पर एल्युमिनियम और कैल्शियम की प्रचुरता किस चट्टानी घटक का संकेत है? एंथ्रोसाइट और आग्नेय चट्टान का। एंथ्रोसाइट और आग्नेय चट्टान का। सिगिजी शब्द में कौन कौन से 2 मुख्य उप प्रकार शामिल है? युक्ति और वियुक्ति, कंजक्शन और अपोजिशन। सूर्य ग्रहण की घटना केवल अमावस्या को ही क्यों होती है? सूर्य ग्रहण की घटना केवल अमावस्या को इसलिए होती है क्योंकि इसी दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना केवल अमावस्या के दिन क्यों होती है? क्योंकि इसी दिन जो चंद्रमा आती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को रोकती है, इसलिए ग्रहण लग जाता है, युक्ति की स्थिति बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या को लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को क्यों लगता है? क्योंकि इसी दिन पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जिससे पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का लाइट नहीं पड़ता है, उस पर ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आएगा और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की कलाओं का मूल कारण क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा और उसका सूर्य द्वारा प्रकाशित होना। अमावस्या के बाद 11.5 दिन, अमावस्या के बाद 11.5 दिन की स्थिति को क्या नाम दिया गया है? उसे दिया गिब्बस अर्धाद्य। अमावस्या के बाद 11.5 दिन की स्थिति को क्या नाम दिया गया? अर्धध्यास। अमावस्या के बाद तीसरे चतुर्थांश की अवधि क्या है? 18.5 दिन का। अमावस्या के बाद तीसरे चतुर्थांश की स्थिति क्या है? 18.5 दिन का। चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने क्यों रहता है? चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने क्यों रहता है? क्योंकि इसके परिक्रमण और घूर्णन काल के पूर्णतः समान होने के कारण। उसका परिक्रमा काल और घूर्णन काल, चंद्रमा का जो परिक्रमा काल है और घूर्णन काल दोनों समान है, इसलिए आधा भाग ही पृथ्वी को दिखता है हमेशा चंद्रमा का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एपोजी की स्थिति में चंद्रमा का आकार कैसा होता है? सामान्य से थोड़ा छोटा हो जाता है। अपभू की स्थिति में चंद्रमा छोटी हो जाती है। चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में अंतर का मुख्य, सौरवर्ष किसे कहते हैं और चंद्रवर्ष किसे कहते हैं? 12 चंद्रमासों की कुल अवधि लगभग 354 दिन का सौरवर्ष 365 दिन से कम होना। बोला कि चंद्रवर्ष और सौरवर्ष में अंतर क्या है? 12 चंद्रमासों की कुल अवधि लगभग 354 दिन का सौरवर्ष 365 दिन से कम है। सौरवर्ष 365 दिन का है लेकिन चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अपभू और उपभू का संबंध मुख्य रूप से किससे? अपभू
एपोजी एंड पेरिजी का संबंध चंद्रमा की पृथ्वी से बदलती दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से बदलती दूरी को अपभू और उपभू बोलते हैं। सुपरमून शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस खगोलीय या तकनीकी घटना के लिए किया जाता है? तो पेरिजी सिगिजी, पेरिजी सिगिजी का, पेरिजी सिगिजी। सुपरमून शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस खगोलीय तकनीकी घटना के लिए किया जाता है? पेरिजी और सिगिजी का। क्या हर पूर्णिमा को सुपरमून दिखाई देता है? जी बिल्कुल नहीं, केवल जब पूर्णिमा चंद्रमा की पृथ्वी के पास सबसे निकट में होता है तब पेरिजी के दिखता है, मतलब सुपरमून दिखता है। पेज के निकट भाग में इस पाठ्य सामग्री में किस मुख्य विषय के अंतर्गत दिखाया गया है? ब्रह्मांड। ये टॉपिक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे ऐसे बता दिया गया है। भाई 2 क्वेश्चन तिरछा इधर कैसे आ गया? अच्छा देख लेते इसको भी। चंद्रमा पर ऑक्सीजन मुक्त गैसीय अवस्था में ना होकर मूलतः किस रूप में पाई जाती है? तो सिलिकेट्स और अन्य खनिजों के यौगिक के रूप में, सिलिकेट्स और अन्य खनिजों के यौगिक के रूप में। क्षीयमान चंद्रमा का चक्र किस दिन समाप्त होकर पूर्ण अंधकार में बदल जाता है? तो अमावस्या के दिन। क्षीयमान चंद्रमा का चक्र किस दिन समाप्त होकर पूर्ण अंधकार में बदल जाता है? अमावस्या के दिन। वर्धमान, वो क्षीयमान था, वार्निंग मून का अमावस्या के दिन अंधकार होता, और वैक्सिंग मून का चक्र किस दिन अपने पूर्ण आकार पर होता है? तो पूर्णिमा के दिन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्लड मून या टेट्राड। ब्लड मून या टेट्राड क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों के संयोजन को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है? ब्लड मून। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसे क्या कहेंगे? ब्लड मून कहेंगे, ब्लड मून। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन का दूसरा तकनीकी नाम क्या है? उसका दूसरा तकनीकी नाम टेट्राड। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में चंद्रमा का रंग कैसा प्रतीत होता है? पूर्ण रूप से लाल, पूर्ण रूप से लाल। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय में चंद्रमा का रंग पूर्ण रूप से लाल होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के लाल दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? लाल दिखाई देने का मुख्य कारण है पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर केवल लाल प्रकाश का वहाँ पहुँचना। द नेक्स्ट क्वेश्चन मिले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा आकाशीय पिंड सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के बीच कौन सा आकाशीय पिंड सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और पृथ्वी की कौन सी छाया पड़ने से पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है? तो पूर्ण छाया पड़ने से। सामान्य रूप से औसतन कितने चंद्र ग्रहणों में से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है? प्रत्येक 3 में से एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। खगोलीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्लड मून की घटना किस प्रकार की श्रेणी में आता है? एक दुर्लभ खगोलीय घटना के रूप में। ब्लड मून की घटना मुख्य रूप से किस स्थिति से संबंधित है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो ब्लड मून की स्थिति बनती है। टेट्राड शब्द खगोल विज्ञान में निम्नलिखित में से किस प्रदर्शित करता है? तो लगातार 4 पूर्ण ग्रहण को टेट्राड बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी खगोलीय पिंड निहारिका, नेबुला जिसे बोलते हैं। निहारिका को क्या बोलते हैं? नेबुला। निहारिका या नेबुला शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन शब्द नेबुला का शाब्दिक अर्थ क्या है? नेबुला का शाब्दिक अर्थ है कुहासा। निहारिका मुख्य रूप से किस तत्वों से निर्मित अत्यधिक प्रकाशमान पिंड है? तो वो गैस और धूल कणों से। निहारिका के चमकने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वो चमकती क्यों? इसकी अपनी कोई चमक नहीं होती निहारिका का, वो सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। निहारिका किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? तो निहारिका जो है सूर्य के प्रकाश से निहारिका नहीं चमकते, तारीय पदार्थों या सीमावर्ती तारों के प्रकाश से। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका का नाम क्या है? मतलब कुहासा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतरिक्ष की सबसे हल्की निहारिका निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियंस स्वॉर्ड। ओरियंस स्वॉर्ड सबसे हल्की निहारिका है। ओरियन स्वॉर्ड नामक निहारिका हमारे ब्रह्मांड की किस मार्ग या गैलेक्सी में स्थित है? तो एरावत पथ में। आकाशीय कुहासा के रूप में दिखने वाले धूल और गैस के बादलों को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? निहारिका बोलते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा पृथ्वी से सबसे नज़दीक स्थित निहारिका है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित निहारिका कौन से है? एंड्रोमेडा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उल्का पिंड। मेट्रोस एंड मेट्रोइड्स। सामान्य बोलचाल की भाषा में टूटता तारा किसे कहते हैं? शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है? उल्का को। मेटोर को बोलते हैं। उल्का वास्तव में किस प्रकार के मलबे से बने होते हैं? तो सौरमंडल के तारीय मलबे से। उल्का पिंड तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। 42 उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में 42 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करते हैं। उल्काएं वायुमंडल में किस बल या प्रक्रिया के कारण जलकर नष्ट हो जाती है? तो
वो है भूमंडलीय घर्षण के कारण। जो तारीय मलबा वायुमंडल में घर्षण के कारण हवा में ही पूरी तरह जल कर नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, मेट्रोस बोलते हैं उसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जो बड़े आकार के पिंड वायुमंडल में पूरी तरह नष्ट हुए बिना पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उल्का पिंड या उल्कासम। जो जल जाता है उसे उल्का बोलते हैं और जो आता है पृथ्वी तक उसे उल्का पिंड या उल्कासम बोलते हैं, मेट्रोइड्स बोलते हैं। खगोल विज्ञान में अत्यधिक चमकीले उल्काओं को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आग का गोला। जो अत्यधिक चमकीला उल्का पिंड होता है उसे आग का गोला, फायर वॉल कहते हैं। आकाश में तीव्र ध्वनि के साथ फटने वाला चमकीले आग गोले मतलब उल्का को क्या कहा जाता है? बोलाइड्स, बोलाइड बोला जाता है, बोलाइड्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्का पिंडों में मुख्य रूप से कौन से रासायनिक तत्व भारी मात्रा में मिलते हैं? तो उल्का पिंड में जो होता है लोहा और निकेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, उल्का पिंड का अंतरिक्ष से खींचकर पृथ्वी पर गिरना किस बल का सीधा परिणाम है? तो वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है। बोलाइड्स की सबसे प्रमुख पहचान क्या होती है? यह अत्यधिक चमकीला होता है और तीव्र ध्वनि के साथ फटता है। रासायनिक संगठन के आधार पर उल्का पिंड में किन धातुओं का सर्वाधिक प्रधानता होती है? तो आयरन और निकेल का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी उल्का वृष्टि या उल्का सावर, मेट्रो सावर। वायुमंडल में उल्का पिंडों की लगातार जलने की सामूहिक व क्रमिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उल्का वृष्टि या उल्का सावर, उल्का वृष्टि या उल्का सावर। सावर मतलब वर्षा हो रहा है किसका? उल्का पिंड का। उल्का वृष्टि मेट्रो सावर की स्थिति में प्रति सेकंड न्यूनतम कितने उल्का दिखाई दे सकते हैं? प्रति सेकंड 1 सेकंड में 60 से अधिक उल्का दिखाई दे सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, उल्का वृष्टि के समय जलने वाला आकाशीय पिंड वास्तव में टूटते तारे ना होकर क्या होते हैं? वो होते हैं छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो। उल्का वृष्टि का सुंदर दृश्य मुख्य रूप से प्रतिवर्ष किस महीने में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है? नवंबर के महीने में। नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिखाई देने वाले विशिष्ट उल्काओं को खगोल विज्ञान में क्या नाम दिया गया? लियोनिड्स। नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिखाई देने वाले विशिष्ट उल्काओं को खगोल विज्ञान में क्या कहा गया? लियोनोइड्स बोला गया है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लियोनिड वर्षा, लियोनिड सावर या क्रेटर मतलब गड्ढा किसे बोलते हैं? खगोल विज्ञान में उल्का पिंड आंधी, स्टॉर्म ऑफ मेटर्स के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो लियोनिड वर्षा को, लियोनिड वर्षा को। लियोनिड उल्का वर्षा की उत्पत्ति आकाशीय क्षेत्र में किस तारामंडल में होता है? तो वो तारामंडल है लियो नामक तारामंडल, लियो नामक तारामंडल। लियोनिड उल्का वर्षा वास्तव में किस धूमकेतु के बिखरे हुए हिस्सों या भाग से होता है? तो वो होता है टेम्पल टर्टल के भाग से। टेम्पल टर्टल धूमकेतु के छोड़े गए अवशेष प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर पृथ्वी पर गिरता है, तो 33 वर्ष के प्रत्येक अंतराल पर गिरता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, पृथ्वी की सतह पर खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा और भारी उल्का पिंड कौन सा है? होवा वेस्ट, होवा वेस्ट सबसे भारी उल्का पिंड है। विश्व का सबसे बड़ा एकल उल्का पिंड होवा वेस्ट वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो नामीबिया में स्थित है, नामीबिया में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, नामीबिया में स्थित होवा वेस्ट उल्का पिंड किस विशिष्ट स्थान के समीप अवस्थित है? तो है ग्रूट फोर्टेंट। नामीबिया में स्थित होवा वेस्ट उल्का पिंड किस विशिष्ट स्थान के समीप अवस्थित है? तो ग्रूट फोर्टेंट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, भारत के किस राज्य में एक अत्यधिक प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर झील स्थित है? तो महाराष्ट्र में एक उल्कापातीय झील है। महाराष्ट्र के किस जिले में उल्का पिंड के भीषण टकराव से बनी प्राकृतिक झील स्थित है? तो बुल्ढाना में। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर झील का नाम क्या है? लोनार झील। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है जो कि एक आकाशीय पिंड का है झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित प्रसिद्ध उल्कापातीय क्रेटर मतलब गड्ढे का झील कौन सा है? लोनार झील। लोनार झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक या खगोलीय घटना के कारण हुआ था? भूवैज्ञानिक खगोलीय घटना के कारण, उल्कापात, मेट्रोइड्स इम्पैक्ट के कारण। द नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, लियो तारामंडल की दिशा से आने वाली तीव्र गति की उल्का बौछार को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लियोनिड सावर कहा जाता है उसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के इतिहास में होवा वेस्ट का महत्व क्या? होवा वेस्ट क्या है? एक नामीबिया में स्थित पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञात उल्का पिंड है। होवा वेस्ट नामीबिया में स्थित पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञात उल्का पिंड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मतलब टॉपिक विल बी अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स किसे बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित छोटे पिंड होते हैं? तो वो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। क्षुद्र ग्रह के हिंदी शब्दावली में अन्य नाम क्या है? अवांतर ग्रह। एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह को अवांतर ग्रह भी बोलते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स मूल रूप से क्या माने जाते हैं? उसे तारीय मलबा बोलते हैं क्षुद्र ग्रह को, एस्टेरॉइड्स को, जो कि बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है।
ट्रोजन्स नामक क्षुद्र ग्रहों का विशिष्ट समूह किस ग्रह की कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वो है बृहस्पति के, क्योंकि बृहस्पति और मंगल के बीच में है ना ये, इसलिए बृहस्पति की ही समान गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाले विशेष क्षुद्र ग्रह समूह को क्या कहा जाता है? ट्रोंजस कहा जाता है। ट्रोंजस सूर्य की परिक्रमा मतलब बृहस्पति से इंस्पायर है ट्रोंजस। सूर्य की परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे दूरस्थ ज्ञात क्षुद्र ग्रह पिंड कौन सा है? वो है चिरॉन, 2060 चिरॉन। सूर्य की परिक्रमा करने वाला अब तक का सबसे दूरस्थ ज्ञात क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए, क्षुद्र ग्रह है तो वो तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही होगा, लेकिन सबसे दूर जो क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो है चिरॉन। खगोल पिंड चिरॉन मूल रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन के नग्न आंखों से देखा जा सकता है? 4 वेस्टा, 4 वेस्टा को हम पृथ्वी से ऐसे ही देख सकते हैं, वो क्षुद्र ग्रह है। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह कौन सा जिसे पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन के नग्न आंखों से देख सकते हैं? 4 वेस्टा को, 4 वेस्टा। द नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों की पूरी बेल्ट में सबसे चमकीला पिंड निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला पिंड जो होता है वो चमकता है सीरस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है जिसे बौना ग्रह, बड़ा है तो बौना क्यों बोलेंगे भाई? क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्ट्रोनॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है जिसे बौने ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है? सीरस। सीरस तो सबसे ज़्यादा चमकीला, इसे बौना ग्रह भी, बड़ा होने के कारण भी बौना ग्रह बोल दिया गया। भक मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ हजारों छोटे पिंड घूमते रहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉइडल बेल्ट। 4 वेस्टा क्षुद्र ग्रह की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? यह नग्न आंखों से दिखाई देने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। सीरीज को खगोल विज्ञान में मुख्य रूप से क्या माना गया है? सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह। खगोल पिंड 2060 चिरॉन की स्थिति के बारे में क्या सत्य है? यह सत्य है यह कि यह सूर्य के सर्वाधिक दूरस्थ ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी खगोल विदों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों की मूल उत्पत्ति किससे हुई मानी जाती है? तो वो ग्रहों के टूटे हुए प्राचीन तारीय मलबे से। ग्रहों के टूटे क्षुद्र ग्रह की स्थिति कैसी बनी, क्षुद्र ग्रह बनी कैसे है? तो ग्रहों के जब ग्रह टूटा तो उसके जो मतलब ग्रहों के टूटे हुए प्राचीन तारीय मलबे से बना है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुच्छल तारा या धूमकेतु। कॉमेट्स, पुच्छल तारा या धूमकेतु। अंतरिक्ष में लंबी पूंछ वाली सूर्य के चक्कर लगाने वाले प्रकाशमान खगोलीय पिंड को क्या कहा गया है? पुच्छल तारा या धूमकेतु। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर किस विशिष्ट प्रकार के मार्ग या पथ पर परिक्रमा करता है? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे। एक सामान्य धूमकेतु या कॉमेट के भौतिक संरचना में कौन से 2 मुख्य भाग दिखाई देते हैं? तो एक ठोस पिंड मतलब शीर्ष होता है तथा एक लंबी पूंछ होती है। एक सामान्य धूमकेतु इन कॉमेट्स की भौतिक संरचना में कौन सा 2 मुख्य भाग दिखाई देता है? तो 2 मुख्य भाग, एक ठोस पिंड शीर्ष तथा एक लंबी पूंछ होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए धूमकेतु का मुख्य ठोस भाग मतलब शीर्ष भाग मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थों से निर्मित होता है? तो वो पदार्थ है चट्टानी पदार्थ और जमी बर्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी धूमकेतु की लंबी पूंछ में मुख्य रूप से कौन सी गैसें और तत्व जमे हुए होते हैं? तो उसमें होता है मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। धूमकेतु की लंबी पूंछ में मुख्य रूप से कौन सी गैसें और तत्व जमे हुए हैं? अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए धूमकेतु में पाए जाने वाला प्रमुख हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इसमें तो मीथेन ही है, ऊपर में बताया गया है। ये क्वेश्चन गलत है बट इसका आंसर जो है मीथेन होगा, मीथेन। धूमकेतु में पाया जाने वाला प्रमुख हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा है? मीथेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गड़बड़ा दिया है, चलो हटाओ इसको। धूमकेतु की पूंछ की दिशा के संबंध में सौरमंडल का सार्वभौमिक नियम क्या है? सार्वभौमिक नियम क्या है? धूमकेतु की पूंछ की दिशा के संबंध में सौरमंडल का सार्वभौमिक नियम क्या है? तो वह है यह सौर हवाओं के कारण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। धूमकेतु कॉमेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन में धूमकेतु की पूंछ की संरचना में जमी हुई गैस को अलावा कौन सा अजैविक यौगिक सर्वाधिक मात्रा में होता है? जलवाष्प। अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले जमी हुई गैस को धूल के पिंड क्या कहलाता है? धूमकेतु। द नेक्स्ट टॉपिक भी गहन विश्लेषण प्रश्न है बीपीएससी का। यदि किसी आकाशीय पिंड में मीथेन, अमोनिया और जमी हुई गैस है वह अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार पथ पर है तो उसकी पहचान क्या है? वह एक धूमकेतु है, कॉमेट्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी खगोल विज्ञान में लियो तारामंडल का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किस विशिष्ट घटना से है? लियो का संबंध लियोनिड उल्का वृष्टि से, लियोनिड उल्का वृष्टि से है। जमी हुई गैस, कॉस्मिक धूल और चट्टानी मलबे के मिश्रण से बने सुदूर अंतरिक्ष पिंड को क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। बोल रहा है जमी हुई गैसों,
कॉस्मिक धूल और चट्टानी मलबे के मिश्रण से बनी सुदूर अंतरिक्षीय पिंडों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूच्छल तारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए ये चट्टानी अवशेष जो वर्तमान में मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे हैं क्या कहलाता है? उसे अवांतर या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। नामीबिया में स्थित प्रसिद्ध होवा वेस्ट उल्कापिंड का मुख्य रासायनिक संघटक किस धातुओं का मिश्रण से है? लोहा और निकेल से, लोहा एंड निकेल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील भू आकृतिक विज्ञान में किस प्रकार की संरचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो उल्कापातीय क्रेटर का। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील भू आकृतिक विज्ञान में किस प्रकार की संरचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो उल्कापात क्रेटर का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तारामंडल लियो से शुरू होने वाली तीव्र लियोनिड उल्का बौछार कितने वर्षों के चक्र पर पृथ्वी पर अत्यधिक प्रभावी होता है? क्वेश्चन है तारामंडल लियो से शुरू होने वाली तीव्र लियोनिड उल्का बौछार कितने वर्षों के चक्र पर पृथ्वी पर अत्यधिक प्रभावी होता है? तो 33 वर्षों के चक्र पर प्रभावित होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी निहारिका के प्रकाश तंत्र के संदर्भ में कौन सा वैज्ञानिक तथ्य सही है? तो यह केवल अपने पड़ोसी या समीपवर्ती तारों के प्रकाश को परावर्तित अवशोषित कर सकती है। निहारिका अपने मतलब नज़दीकी लोगों को ही प्रकाशित कर सकता है। 9 से निहारिका, 9 से नज़दीकी लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रोमेडा का हमारी पृथ्वी के खगोलीय अवलोकन में क्या महत्व है? तो एंड्रोमेडा यह पृथ्वी से देखी जाने वाली सबसे निकटतम निहारिका है, नेबुला है, मतलब कि जो है धूम के नेबुला को क्या बोल सकते हैं? नेबुला एक प्रकार का कुहासा है, ठीक है। तो बोल रहा है एंड्रोमेडा का हमारी पृथ्वी के खगोलीय अवलोकन में क्या महत्व है? तो यह जो है यह पृथ्वी से देखी जाने वाली सबसे निकटतम निहारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांड की अब तक की सबसे हल्की और विरल निहारिका ओरियन स्वॉट किस आकाश गंगा के क्षेत्र में स्थित है? तो वो है एरावत पथ में। मिल्की वे गैलेक्सी को ही एरावत पथ बोलते हैं। ब्रह्मांड की अब तक की सबसे हल्की और विरल निहारिका ओरियन स्वॉर्ड्स किस आकाशगंगा में स्थित है? तो मिल्की वे में, एरावत पथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन द 86 नंबर क्वेश्चन है एक तीव्र बोलाइड और एक सामान्य उल्का के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? एक तीव्र बोलाइड और एक सामान्य उल्का के बीच का अंतर क्या होता है? इसका अंतर होता है बोलाइड्स अत्यधिक चमकीला मतलब बड़ा आग का गोला है, जबकि हवा में तीव्र ध्वनि धमाके के साथ विस्फोट होता है। उल्का जो है एक तीव्र बोलाइड और एक समान उल्का के बीच मुख्य अंतर क्या है? बोलाइड अत्यधिक चमकीला बड़ा भाग का गोला होता है जो हवा में तीव्र ध्वनि के साथ विस्फोट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंडों का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने की घटना मुख्य रूप से किस कारण होती है? क्यों जलती है? तीव्र वायुमंडलीय घर्षण और उच्च वेग के कारण। खगोल विज्ञान की घटना टेट्रॉड को पूरा होने के लिए कुल कितने पूर्ण चंद्र ग्रहणों की आवश्यकता होती है? तो 4 की जगह छो पर का टिक लगा दे, 4 हो जाएगा इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल ल्यूनर इलिप्स के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से घोर अंधकार में क्यों नहीं डूबता बल्कि लाल दिखाई क्यों देता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के लाल प्रकाश का अपवर्तन होकर चंद्रमा तक पहुंचना, इसी कारण से। द नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरतारिकीय अंतरिक्ष में स्थित धूल और गैसों का वह विशाल समूह जिसे तारों का नर्सरी या जन्म स्थान भी कहा जाता है क्या कहलाता है? उससे कहते हैं निहारिका। अंतरतारिकीय अंतरिक्ष में स्थित धूल और गैसों का वह विशाल समूह जिसे तारों का नर्सरी या जन्म स्थान भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? निहारिका। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं अंतरतारिकीय अंतरिक्ष में स्थित धूल और गैसों का वह विशाल समूह धूल जिसे तारों का नर्सरी या जन्म स्थान कहा जाता है उसे कहते हैं निहारिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन खगोल विज्ञान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का सीधा अर्थ किन आकाशीय पिंडों के अवशेष से है? उल्का और क्षुद्रग्रह तारीय मलबे से। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्षुद्रग्रह 4 बेस्टा को बिना किसी टेलीस्कोप के नग्न आंखों से देख पाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है इसका उच्च प्रकाश परावर्तन और पृथ्वी से सापेक्षिक निकटता। द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में खगोलीय वर्गीकरण में सीरीज को किस श्रेणी में रखा? सीरीज को बौना ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह में रखा गया है। लियोनिड उल्का बौछार के जनक के रूप में प्रसिद्ध टेम्पल टर्टल मूल रूप से क्या है? वो है एक आवर्ती पुच्छल तारा या धूमकेतु।
अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल के किस विशिष्ट परत में आकर समान रूप तरह से जलकर नष्ट हो जाती है? तो वो है मध्यमंडल में। लैटिन भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द कुहासा आधुनिक खगोल विज्ञान के किस पिंड को दर्शाता है? तो नेबुला को या निहारिका को। नेबुला को निहारिका बोलते हैं। सौरमंडल के सुदूर छोर पर स्थित 2060 चिरॉन की खोज से सौर विज्ञान को क्या मुख्य जानकारी मिली? बाह्य सौरमंडल में सुदूर स्थित क्षुद्र ग्रहों की स्थिति की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉन्जस नामक क्षुद्र ग्रहों के समूह सौरमंडल के किस विशाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण जाल और कक्षा से मजबूती से संबंध होता है? तो उसमें बृहस्पति से। ट्रॉन्जस नामक क्षुद्र ग्रहों का समूह सौरमंडल के किस विशाल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण जाल और कक्षा से मजबूती से संबंधित होता है? बृहस्पति ग्रह से। प्रति वर्ष नवंबर महीने के मध्य में होने वाले प्रसिद्ध उल्का वृष्टि का मुख्य कारण पृथ्वी का किस खगोलीय पिंड के छोड़े गए कचड़े की पट्टी से है? तो वो है टेम्पल टर्टल धूमकेतु। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आधुनिक खगोलीय भौतिक में लैटिन शब्द नेबुला का सबसे सटीक और वैज्ञानिक अर्थ क्या है? अंतर तारीखी गैसों और धूल के विशाल बादल जो तारों के निर्माण खंड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद शिवंस का ड्रीम लाइफ।